शुरू करता हूँ अल्लाह पाक की बबरकत ज़ात से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, मैं हूँ हसन रजवी। आज मेरे साथ जो इंटरव्यू के लिए शख्सियत मौजूद है, वो शख्सियत गुजरात का एक बड़ा सियासी नाम, जमात इस्लामी के जिला गुजरात के नायब मीर और हल्का LA 38 जम्मू 5 के उम्मीदवार जनाब प्रोफेसर राना उमर सदीक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जनाब? ठीक है। शुक्र अल्लाह पाक का। सबसे पहले सर हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने प्रेशियस टाइम में से हमारे लिए कुछ टाइम निकाला। सर मेरा आपसे पहला सवाल है कि सर आप हमारी ऑडियंस को अपना तारफ करवा देंगे दफा काइंडली। जी, मेरा नाम राना मोहम्मद उमर सिद्दीक है। जैसा आप जानते ही होंगे कि मेरा रिहायशी ताल्लुक जलालपुर जट्टा से है। और जमात इस्लामी के हवाले से तो आपने मेरा तारुफ करवा दिया। बाकी ये सवाल अमूमन किया जाता है तालीम और एजुकेशन के हवाले से। तो सियासियात में मेरी मास्टर्स की डिग्री है। के अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी से ही इंटरनेशनल अफेयर्स में मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। तो बाकी मेरा सादा सा यही तारुफ है, और कोई खास बड़ी स्पेशल चीज तो इसमें नहीं है। बाकी आप लोगों की दोस्तों की मोहब्बतें हैं, आपने इस काबिल समझा कि अपने इस अहम फोरम से मेरे लिए वक्त निकाला और मैं आपके पास हाजिर आप बाय प्रोफेशन देखा जाए तो आपका महकमा तलीम से ताल्लुक है, तो सर फिर सियासत हूँ। जी, में आने का कैसे फैसला किया? वैसे मैं ये मेरे तारुफ का ही हिस्सा है कि मैं तकरीबन 14 साल मैंने मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर तदरीसी जिम्मेदारियां अदा की हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि सियासत से की तरफ आना कैसे हुआ, तो जिस तरह तालीम, तरबियत और ज़िंदगी के दूसरे अहम शोबे ज़िंदगी में बड़ी बुनियादी हैसियत रखते हैं, मैं समझता हूँ कि सियासत भी उसी तरह एक बुनियादी शोबा है। सियासत से मुराद लोगों का लोगों की भलाई के लिए लोगों के काम आना है, लोगों की मुश्किलात में खुद शामिल होकर उन मुश्किलात को हल करने की कोशिश करना। तो सादा लफ्जों में सियासत से मुराद ये लिया जाता है, तो मेरा ख्याल है इस हद तक तो हर बंदे को सियासी होना चाहिए। और दूसरी ये बात है कि क्योंकि मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी से है, और आप जानते हैं कि जमात इस्लामी एक आलमगीर दीनी तहरीक है, तो उस हवाले से भी गलबा इस्लाम और अकामत दीन की जदोजहद जो है वो इसी सियासी प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, और मैं समझता हूँ कि ये दीन का तकाजा भी। सर सियासत के लिए जमात इस्लामी ही क्यों, दूसरी जमातें भी हैं? बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा अहम है कि जमात इस्लामी ही क्यों। बिलाशुबा पाकिस्तान में बहुत सी सियासी जमातें हैं, दीनी जमातें भी हैं। इस सवाल के जवाब में अगर मैं पलट के एक सवाल करूं ना आपसे, या अपने जी किसी जी। भी भाई से, दोस्त से, कि पाकिस्तान में सबसे अच्छी, सबसे मुनज्जम, नस्बुलैन रखने वाली और एक दस्तूरी जमात कौन सी है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के सभी लोग ये कहते हैं कि जमात इस्लामी ही है। तो फिर आप खुद सोचें कि मेरे जैसा शरीफ बंदा वो ऐसी अच्छी जमात को छोड़ के किसी और पार्टी में क्यों जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं कि जमात इस्लामी में बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। सैयद मुनव्वर हुसैन साहब बहुत अच्छे लोग हैं, सिराजुल हक साहब बहुत अच्छे लोग हैं, कोई शक नहीं इस बात में। सर लेकिन 2024 का जो इलेक्शन है उसमें जमात इस्लामी को इतनी खासी कामयाबी क्यों नहीं मिल सकी? या आप ओवरऑल 2024 के इलेक्शंस को कैसे देखते हैं? एक तो डिस्ट्रिक्ट गुजरात के बारे की हद तक बताएं कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात में जो भी, क्योंकि आपने बड़े नजदीक से मॉनिटर किया होगा पूरा इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट गुजरात, और फिर ओवरऑल पाकिस्तान का भी बताएं, क्योंकि सिराजुल हक साहब ने अपनी नाकामी को कबूल करते हुए उन्होंने कहा कि नाकामी कबूल करते हुए उन्होंने जमात इस्लामी की अमीर से इस्तीफा भी दे दिया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? आपके सवाल के दो बुनियादी हिस्से हैं, मैं दोनों पे कोशिश करूंगा कि बारी बारी अपनी चंद गुज़ारिशात पेश करूं। पहली ये बात है कि ये बड़ा अच्छा आपने किया कि एक अमूमी तासुर ये है कि जमात इस्लामी को शायद
बलूचिस्तान में हमारी 2 सीटें हैं इस वक्त असेंबली में, और सिंध असेंबली में एक सीट है। तो इससे लगता है कि शायद जमात की पार्लिमानी नुमाइंदगी इस कदर महदूद हो गई है। तो ये अच्छा है कि आपके फोरम से, आपके तवज्जुह से मैं ये सबको बात बताऊं कि गुज़श्ता 2018 के और 2013 के जो इंतखाबात हैं उसकी निस्बत जमात इस्लामी ने इस बार डबल से भी ज्यादा वोट लिए, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरी पार्लिमानी नुमाइंदगी के हवाले से आप को पता होना चाहिए कि 8 फरवरी की रात तक जो हमारी मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों में अनाउंस्ड हो गई थी सीटें, यानी जिनका नोटिफिकेशन मीडिया पे जारी हो गया था, उनकी तादाद 12 थी। 12। लेकिन पाकिस्तान आपको पता है कि जादू नगरी है, यहाँ पे अगले लम्हे क्या होने जा रहा है कुछ पता नहीं चलता। जी। तो यकलख्त 2-3 पैंतरे ऐसे बदले गए जिनकी तरफ से ये सारा कुछ हुआ, वो कोई ढकी छुपी ताकतें नहीं है, ना ही मुझे उस पर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है। जी। जी। तो बिल्कुल जमात की जो रात 8 फरवरी की रात तक जो अनाउंस की गई 11-12 सीटें थी, वो अगले दिन 9 और 10 फरवरी को 3 सीटों तक महदूद कर दी गई। तो ऐसा नहीं है कि जमात ने सीटें नहीं जीती। और दूसरा, 2024 का इलेक्शन आपको पता है कि कई सवालात छोड़ के गया है, कैसे? और मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है वो एक बदतरीन मजाक साबित हुआ है। इन इंतखाबात में जो गैर संजीदगी सारी ही सियासी जमातों पे गालिब रही है, जमात इस्लामी को छोड़ के। जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है कि जिसने इस इलेक्शन को एक मजाक बना देने वाली ताकतों के खिलाफ सबसे पहले रद्द अमल दिया। बल्कि कराची के अंदर आपने देखा होगा कि हाफिज नईमुर रहमान ने, जिनकी इलेक्शन के अंदर जीती हुई सीट का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से 1100 वोट मेरे कम है, मैं नहीं जीता। वो अपनी जीती हुई सीट वापस की। तो इस घुटन के माहौल में मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी और उसके कारकुनान और उसकी क़यादतें ताज़ा हवा का झोंका है। दूसरी एक बात आपने ओवरऑल पूछा कि 2024 के इंतखाबात, अ, वो एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिसे कहते हैं कि शर में से खैर बरामद हो। कैसे? इस और माशरती इर्तिका में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है कि वो जो इलेक्टेबल्स की सियासत थी कौमी सतह पे भी और निचली सतह पे भी, गांव और देहात की सतह पे भी, वो एक रद्द अमल में टूट के बह चुकी है। और ये मैं समझता हूँ कि आइंदा के आने वाले इंतखाबात के लिए ये एक बड़ा शानदार पेशरफ्त होगी कि अब लोग किसी बरादरी, गली मोहल्ले की बुनियाद पे, गली और नाली की बुनियाद पे सियासत करने की बजाय किसी बयानिए पे सियासत करेंगे। पीटीआई, इस हवाले से मैं उनका नाम लेना जरूर समझूंगा, और शायद बहुत से मेरे दोस्तों को मेरी ये बात बहुत अच्छी ना लगे, लेकिन ये जो क्रेडिट इस वक्त पीटीआई को गया है, नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने उन्हें खुल के वोट दिया है, और हम इस बात के दाई हैं, हम इस बात के हामी हैं कि उनको सीटें ज्यादा दी हैं अवाम ने, उन्हें वोट दिए हैं, इक़्तिदार उनको मिलना चाहिए। लेकिन अ, इस सोच और फिक्र के पीछे आप खुद भी जानते हैं कि सिवाय मजलूमियत की हमदर्दी के कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। मैं अपने नौजवानों को, दोस्तों को, भाइयों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि शख्सियात के शराब में और वाकयात के रद्द अमल के अंदर जो जहनी बुलूगत होती है, जरूरी नहीं कि वो बड़ी शानदार हो। इस तरह शुरू में मैंने भी कहा और आपने भी इस बात की हमायत की कि अगर नजरिए की खिदमत की बात की जाए, अगर नस्बुलैन की बात की जाए, अगर एक तरक्की पसंद मंशूर की बात की जाए, तो ये चीजें जमात इस्लामी के पास हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है, मैं किसी वहम का शिकार होने वाला शख्स नहीं हूँ, ना ही मैं कोई मुबालगा राई पे उतरने वाला बंदा हूँ। मैं बहरहाल ये कल्ब सलीम से ये बात कहता हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि मुस्तकबिल करीब पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ नजरियाती सियासत का होगा, नजरियाती सियासी जमातों का होगा, और जो खिदमत कर सकती हैं, जो डिलीवर कर सकती हैं, जिनके अपने दाग हर किस्म की करप्शन और बदउनवानी से पाक हैं,
लोग उनकी तरफ पलटेंगे, जिसकी मिसाल मैंने शुरू में ही दी कि जमात इस्लामी ने एक बड़ी लहर जो बहुत कुछ बहा के ले गई, उसके बावजूद गुज़श्ता इंतखाबात की निस्बत 2 गुना से भी ज़्यादा वोट हासिल किए और ये इर्तिका इंशाल्लाह आगे बढ़े। आपने एक बात की कि इमरान खान साहब को कोई शक नहीं कि वोट पड़ा है। बेशक सर वो मजलूमियत की वजह से पड़ा हो, बेशक नजरिए की वजह से पड़ा, वो जैसे भी वोट उनको पड़ा हो, लेकिन किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि अगर उनको वोट पड़ा है तो कोई उनकी सीटें किसी और को दे दे। तो आप नहीं समझते कि ये तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के साथ बहुत सा ज्यादतियों का अभी भी उन पे खत्म नहीं जैसा कि अब उनकी मखसूस नशिस्तें रोक ली गई हैं। नून लीग और पाकिस्तान पीपल पार्टी दरखास्तें लेके चली गई हैं कि जो उनको महसूस नशिस्तें मिलनी है वो हमें मिले। आप नहीं समझते कि सर कि ये इंतहाई बिलो द बेल्ट बात है कि किसी की नशिस्तें किसी को दी जा रही हैं। अगर आप गुजरात की ओवरऑल सीट्स देखें तो मुझे नहीं लगता जितने भी उम्मीदवार जीते इनमें से एक भी जीता हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने शुरू में सरसरी उसका इज़हार भी किया है कि जो कामयाबी इस इन इंतखाबात में अ, इंतखाबी निशान छिन जाने की वजह से कैदोबंद की तौबतों के बावजूद भी तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट मिला है वो पाकिस्तान के अंदर एक तारीखी हैसियत रखता है। किसी भी ताकत को किसी भी बहाने और किसी भी लेम एक्सक्यूज की आड़ में कोई इख्तियार नहीं है कि किसी का हासिल किया गया मैंडेट छीनने। मैंने शुरू में बात की कि सबसे पहले इस इस सारे सिस्टम को कह लें कि उसके मुंह पे एक जन्नाटेदार जमात इस्लामी के कायद और उन्हें एक ऐसी सीट से जितवाया गया जहां से उनके वोट मुकम्मल नहीं थे, वो जीते हुए नहीं, कोई जी 8 9 10 1 हजार वोट का शायद फर्क था। और उन्होंने वो सीट कहा कि ये पीटीआई का हक है, हम ये सीट नहीं लेंगे, हमें वो सीटें दें जो हमने जीती हुई। तो बिलाशुबा ये एक तारीख साज कामयाबी है। इसके पस मंजर क्या है, इसके किन सरकमस्टांसिस में लोगों ने इस निज़ाम से बदला लेने के लिए, इस निज़ाम से एक नफरत के इजहार के लिए वोट दिया और उसके पीछे मुजमरात क्या है, वो एक बिल्कुल अलहदा बात है। जी जी जमात इस्लामी की हर सतह की क्यादत, हमने एलानिया कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर कहा है, अमीर जमात मोहतरम सिराजुल हक साहब ने कहा है कि ये 2024 का मैंडेट पीटीआई के हक में है, ये उनको मिलना चाहिए। और हमने हर सतह पे तहरीक इंसाफ के हमारे राब्ते में जो दोस्त अहबाब होते हैं पूरे मुल्क के अंदर, हमने उन्हें अपने फॉर्म 45 भी दिए और उनकी कानूनी जंग के लिए हमने कहा कि हम इसमें आपके लिए आपके साथ शामिल हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों ने बियॉन्ड दी लिमिट्स जाके इस इंतखाबात के अंदर तहरीक इंसाफ को वोट दिए हैं, उनके साथ वाबस्तगी का इजहार किया। तहरीक इंसाफ इतना वोट बैंक होने के बावजूद भी तब्दीली नहीं ला सकी। वो अभी भी अपोजिशन में है, अपना हक हासिल नहीं कर सकी। जमात इस्लामी कैसे इस बुसीदा निजाम को ठीक करेगी? जी, ये बड़ा बड़ा अहम सवाल है आपका। एक चीज मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा और बगैर किसी लाग लिपटी रखे बगैर, शायद हो सकता है आपको भी मेरी बात बहुत पसंद ना आए। मेरा मुतालिया है एक तालिब इल्म के तौर पे कि जनरल परवेज मुशर्रफ की आमरीत के खात्मे के बाद पाकिस्तान के अंदर एक सियासी इर्तिका का अमल शुरू हुआ था। 2008 के इंतखाबात में आपने देखा कि लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, जरदारी साहब इलेक्शन जीत के, और उसके बाद मुशर्रफ साहब को जाना पड़ा। फिर उसके बाद हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन है कि पाकिस्तान के अंदर गैर सियासी इदारे, जिन्हें हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जिनका काम सियासत नहीं है, वो बहुत हद तक अपनी डोमेन में चले गए। हमने जनरल इशफाक परवेज कियानी साहब का दौरे हुकूमत देखा, सॉरी उनका उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होने का दौर देखा, जनरल रहील शरीफ साहब का दौर देखा। पसे पर्दा क्या चलता है मैं उस पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा, ना ही मैं उस पर कोई ऐसी बात कर सकता हूं जो वादे मेरे सामने ना हो। लेकिन एक तासुर काफी गहरा हुआ था कि अफवाज पाकिस्तान और हमारी स्टेब्लिशमेंट
अब सियासत से किसी न किसी हद तक वो जो पहली फालियत चलती आ रही थी गुज़श्ता 60-70 सालों से, उसके अंदर बड़ी कमी थी। और हमें लगता था कि इदारे अपनी डोमेन में वापस जा रहे हैं या जाना चाहते हैं। मैं बरमला कहूँगा इस वक़्त वो मज़लूम हैं, लेकिन मैं अगर ये पूरी बात ना करूँ तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िम्मेदारी के साथ भी ये पूरी मेरे मनसब के साथ और मेरी हैसियत के साथ भी ये इंसाफ नहीं होगा कि एस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर इतनी गहराई से अ, जैसे तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुसल्लत किया, ये उनका ऐसा गुनाह है कि जिसको माफ करना बड़ा मुश्किल है। तारीख कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। कि जिस तरह वो मीडिया में बैठ के, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर और जिस तरह जलसों में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तारीफें करते थे, और ऐसा लगता था कि तहरीक इंसाफ का असल चेयरमैन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब है। और ये खान साहब की गुफ्तगुएं मैंने और आपने सुनी हुई हैं, ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। तो अफवाज की डोमेन में, स्टैब्लिशमेंट को अपनी डोमेन में वापस जाने का जो अमल शुरू हुआ था, उसको बुरी तरह इमरान खान साहब ने कुचला है। और मैं समझता हूँ कि 2018 के इंतखाबात के अंदर आरटीएस बैठा और जो कुछ हुआ, ये अब कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। हम अगर किसी गलाजत और किसी गंदगी को या किसी बुराई के ऊपर पर्दा डाल के, उस पर कपड़ा डाल के गुजरना चाहें और कहें कि ये बुराई और गंदगी नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये तारीख के साथ इंसाफ नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, बिलाशुबा वो गलत हो रहा है, मैं बरमुला इसका इजहार करता हूँ। लेकिन किसी न किसी हद तक ये जरूर मकाफात अमल है। उनके साथ पाकिस्तान की जो सियासी तारीख रही है, मुझे लगता था ऐसे होना ही था। तो जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने इंतखाबात से पहले भी, बाद में भी, और सब जब ये सारे मसाइल चल रहे थे, तो सारे सियासतदानों को बारहा कहा कि खुदारा इकट्ठे हो के हम जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे, अख्तलाफात नजरियात के अंदर डिफरेंस होना कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन सियासी इदारों को मजबूत करने के लिए जब तक सारे सियासतदान इकट्ठे नहीं होंगे और एस्टेब्लिशमेंट का फीडर अपने मुंह से नहीं निकालेंगे, उस वक्त तक मुल्क सियासी तौर पे तरक्की नहीं करेगा। अब भी मेरे ख्याल में ये कोई लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए की नहीं है। मैं अब भी पूरी शरह सदर से कहता हूँ कि ये फीडर की ही लड़ाई है। आज अगर तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट की छतरी मिल जाए, तो उनका अमल वही 2018 से पहले वाला हो जाएगा। हो सकता है मेरी बदगुमानी हो, लेकिन क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जिनका कोई मुफाद नहीं होता सियासत, जिन्होंने पार्टियां नहीं बदलनी होती, जो कभी इस खेत की बोली और कभी उस खेत की बोली नहीं बनते, इसलिए हम डंके की चोट पे बात कहते हैं। इस सारी बावजूद और बहस के अलरगम मैं ये जरूर कहूंगा कि 2024 का मैंडेट तहरीक इंसाफ का है और उन्हें हक इक़्तिदार है इस इंतखाबात के बाद। लेकिन जो इसके पीछे मुज़मिरात हैं, उन्हें मैं भूलूंगा नहीं कभी। जो वजूहात हैं इस सारे अ, एक रेस्टलेसनेस की कैफियत जो बनी है, उसके पीछे जो गलतियां हैं उनको सरफे नजर नहीं किया जा सकता। सर आपकी बिल्कुल किसी हद तक बात ठीक है कि जो भी पीटीआई के बानी चेयरमैन पीटीआई जो भी बात कर, लेकिन सर इस गुनाह में सब भी शामिल है। क्योंकि सही बात। अगर आपने जनरल बाजवा साहब का नाम लिया तो उनको एक्सटेंशन सारी पार्टियों ने मिलकर दी। सिवाय जमात इस्लामी के, जमात इस्लामी ने मुखालफत में वोट दिया। जी मुश्ताक साहब की वाकई मुझकी याद आ गई है, कोई शक नहीं है आपकी इस बात में, लेकिन इस गुनाह में सारे ही शामिल हैं। तो सर मैं आपसे, ये निज़ाम फिर कब तक चलेगा? से एक बात, शायद आपको वो थोड़ी सी बात मौलवियों वाली लगे, लेकिन ये मैं बात करूंगा जरूर। पाकिस्तान के हर मसले का हल, अगर मैं कुरान और सुन्नत कहूं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है ही कुरान और सुन्नत। हाँ इकराम से। लेकिन मैं थोड़ा दुनियादार हो जाता हूँ। मैं जरा वो मजहबी जो जहनीत है उसे उसे पुष्ट डाल के, पाकिस्तान का आयन 1973 का जो हमने बनाया, सारी पार्टीज ने मुत्फिका, वो मसले का हल है। और उसमें लिखा हुआ है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक निजाम चलना चाहिए। मेरे भाई, ये बात जब तक कौमी सतह पे समझी नहीं जाएगी, खासकर मेरे और आप जैसे लोग जो थोड़ा बहुत पढ़े भी हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं हालात के हवाले से, एक ऐसी क्यादत की पाकिस्तान को जरूरत है जो पाकिस्तान के आयन के साथ मुखलिस हो,
नजरिया पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो, और अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो निज़ाम जिसके ऊपर हम ईमान रखते हैं, जब तक उसकी तरफ हम लौटेंगे नहीं, बेहतरी नहीं आएगी। और एक और बात जो मैंने शुरू जमात इस्लामी पे आए, बहुत से लोग, पाकिस्तान की एक बड़ी अक्सरियत, बल्कि हमारे बदतरीन मुखालिफ भी कहते हैं कि अहलियत अगर है तो जमात इस्लामी के पास है, काबिलियत अगर है तो इनके पास है, डिसिप्लिन है अगर तो इनके पास है, मरूसियत अगर नहीं तो इनके अंदर नहीं है। जहां कहीं पे भी जमात के लोगों को परफॉर्म करने का मौका मिला है, जमात के वजीर मशीर जब कभी भी ताकत को इक्तदार में लेके आ जाए, ऐसी टीम के बारे में हम सोचें कौमी सतह पे कि जिनका बयानिया दुरुस्त है, जिनका नस्बुलैन दुरुस्त है, और जिनके पास एक पूरी महारत वाली टीम मौजूद है। आप देखें अल खिदमत फाउंडेशन न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, अगर पाकिस्तान के लिए फख्र की दो चार चीजें हैं तो उनमें एक अल खिदमत फाउंडेशन है, और आपको पता होना चाहिए वो कौन चला रहे हैं। तो बहरहाल इस सारी चीजों के बावजूद मैं बहुत ज्यादा जमात की असबियत पे नहीं आना चाहता। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हमारी सियासी लीडरशिप जितनी भी है, ये अब भी जो इक़्तिदार में आए हैं, मुझे नहीं पता कि ये किस तरह इनकी गैरत गवारा कर गई है कि इन्होंने वजीर आजम के हलफ ले लिए हैं, सदर के हलफ ले लिए हैं, और MNA MPA ने जाके वहां पे हलफ ले लिया है। किस जमीर के साथ, किस आईने के सामने खड़े होकर इन्होंने ये अमल किया है। लेकिन सारी चीजों के बावजूद अ, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को इकट्ठा होना चाहिए। अपने अख्तलाफात जरूर रखें, लेकिन कौमी मुफाद के लिए मिल बैठना बहुत जरूरी है। जमात इस्लामी का प्लेटफॉर्म इसके लिए मौजूद है। अमीर जमात ने सारी क़यादत को बारहा इकट्ठा करने की कोशिश भी की है कि हम सारे बैठ के कुछ ऐसी चीजों के ऊपर जरूर मुत्तफिक हो जाएं, ताकि गैर सियासी ताकतें, कुव्वतें जो पाकिस्तान में मावराए आयन इक़दामात करती हैं, हम उन्हें भी हम दलील के साथ ये कह सकें कि आप अपनी डोमेन में रहें। अफवाज पाकिस्तान हमारे लिए बड़े अदब और एहतराम की जगह है, और हम ये चाहते हैं कि वो अपनी डोमेन को न छोड़ें। यकीनन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, अफवाज के अंदर भी ऐसी ताकतें और ऐसे जहन जरूर मौजूद हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक सही डगर पे चले, पाकिस्तान तरक्की करे। हम सारे पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की फलाह व बहबूद हमारा बुनियादी मकसद होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें, मेरा ख्याल है, अगर एक कौमी डायलॉग शुरू किया जाए, बेशक उस पर कुछ वक्त भी लगे, तो हमें इस इर्तिकाई मनाजिल को जरूर तय करना चाहिए। अपनी अपनी हटदर्मियां, असबियतें और मफादात को छोड़ देना चाहिए। जिस तरह मैं समझता हूँ कि हमारी क़यादत करती है कि मुल्की मुफाद की बुनियाद पे, मुल्की मुफाद के सामने हम कभी भी किसी शख्सी मुफाद को या किसी भी पार्टी मुफाद को कभी मलबूद हाथर नहीं रखते। ठीक। तो सर, मेरा आपसे सवाल है कि जमात इस्लामी KPK में 2013 से 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी रह चुकी हुई है। तो आप क्या बताना पसंद करेंगे कि वो कौन से ऐसे काम है जमात इस्लामी ने जो दूसरी पार्टियों से मुनफरिद की हों? ये एक बात तो बड़ी वायरल है, अगर आप ये हर सतह पे बात कही जाती है। जब PTI के साथ 2013 से 18 तक हमारा इलेक्शन, अपना इक़्तिदार में कोलिशन था, तो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब अपने वज़रा से कहते थे कि तुम लोगों से परफॉर्मेंस उस तरह की चाहिए जैसे जमात इस्लामी का वजीर बल्दियात अनायतुल्लाह खान परफॉर्म करता है। तो जमात इस्लामी के 250 से जायद, गुज़श्ता तारीख का अगर आप मुताला करें, 250 से जायद वजीर मशीर MNA MPA मुख्तलिफ अदवार में रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये किसी मोजज़े से कम नहीं है कि कभी किसी के ऊपर एक पाई का, करप्शन का इल्जाम लगा हो, किसी दो नंबरी का इल्जाम लगा हो। तो ये बात तो मेरा ख्याल है सभी मानते भी सर, आने वाले वक्त में जमात इस्लामी में एक नए अमीर का चुनाव भी होने जा रहा है। तो आप हैं। ये उसके लिए किसको बेहतर समझते हैं? आपके ख्याल से कि ये काबिलियत के लिहाज से ज्यादा बेहतर है, इनको आगे आना चाहिए? जमात इस्लामी के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि
जैसा कि आप भी जानते होंगे कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की वाहिद जमहूरी जमात है जिसके अंदर भी जमहूरियत जी जी है। और ऐसा। ये जो आपने अभी सवाल किया है कि कौन सा अमीर बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का हर कारकुन बड़ा बेहतर है, हर रहनुमा बेहतरीन किरदार का है। तो ये वोट किसको देना चाहिए या कैसे देना चाहिए, जमात इस्लामी की ये रिवायत नहीं है कि हम पब्लिकली किसी का नाम अमीर जमात के तौर पे लें। ये खुफिया रायशुमारी होती है, मेरे पास भी बैलेट आया हुआ है, मैंने वो पुर करके मरकज को भेज भी दिया है। तो ये अरकान जमात का इख्तियार होता है कि वो खुफिया तौर पे जिस भी अपने रहनुमा को चाहे अमीर जमात का वोट दे सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात का एक सिस्टम है, एक इदारा जाती जमात है। तो इसमें जो भी अमीर आएगा वो इंशाल्लाह ऐसे परफॉर्म करेगा कि पाकिस्तान का कोई दूसरा रहनुमा उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकता। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी का डिसिप्लिन है, ये हमारी तहरीक की कामयाबी की एक बड़ी वजह। जी सर, आपका पॉइंट आ गया। सर, मेरा आपसे एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि जी जी। अगर कभी आप कभी दूसरी पार्टी में अगर गए, तो आप किसको इस बेहतर समझते हैं कि अगर जमात इस्लामी से गए तो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? मैं समझता हूँ कि जो जमात इस्लामी के नस्बुलैन को, नजरिए को, जो इसकी तरबियती हरारकी को एक दफा उसको गहराई से, दिल की गहराइयों से जान जाए, परख जाए, उसकी निगाहों में कोई और जज नहीं सकता। तो हम जमात में शामिल हुए हैं, इंशाल्लाह इसी परचम के कफन में लिपट के हम कब्रों में जाएंगे, इसके अलावा हमारा कोई ठिकाना नहीं। सर, लास्ट में हमारी ऑडियंस और इस चैनल के लिए कोई भी मैसेज आप देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं पहले तो बहुत ज्यादा ऑडियंस को, लोगों को पैगाम क्या दूंगा, मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ। मुझे आपसे पहली दफा इस तरह कलाम होके बड़ी खुशी हुई है। मैं पूरी कौम के लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करे और हम अपने अंदरूनी हल्फिशारों से निकल आए और दुनिया के अंदर हम एक सुरखरू कौम के तौर पे, तरक्की याफ्ता कौम के तौर पे और इस्लाम का अलम बरदार बनने वाली एक कौम के तौर पर दुनिया के अंदर जाने और पहचाने जाएं। दूसरी, मैं आपके लिए खुसूसी दुआ करूंगा कि आप एक नौजवान हैं, आपसे मिल के, आपको देख के बड़ी खुशी हुई है और आप इस तरह पब्लिक फोरम्स पे आके इस तरह का एक आप काम कर रहे हैं कि लोगों की आवाज सारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए। तो मैं दिल की गहराइयों से आपके लिए ढेरों दुआएं करूंगा, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपके मिशन के जो भी नेक और बेहतरीन हिस्से हैं, अल्लाह ताला अपने उनको कामयाब व कामरान करे। हम हर हवाले से आपके लिए हाजिर हैं, जब कभी भी किसी सतह पे भी हमारी ज़रूरत आप और आपका ये फोरम महसूस करे तो इंशाल्लाह हम हाजिर हों। जी सर, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें कुछ लम्हात दिए। हम दिल से आपके शुक्रगुजार हैं।